चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, इस संडे में सिर्फ फोटोसिंथेसिस आएगा आपको, बट बाकी अगर कोई चेंज हुआ तो आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। वैसे अब तक यही है कि फोटोसिंथेसिस ही आने वाला है, तो आज तो हम ये कर ही रहे हैं, तो हमारा काफी कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं कि हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। हमने C3 साइकिल पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, इन विच हमने क्या किया था केल्विन साइकिल में। सबसे पहले CO2 को रिसीव कौन करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन था? प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर रिबुलोज, सिर्फ रिबुलोज 1,2 बिसफॉस्फेट। ठीक है, मतलब RUBP ये हमारा पहला एक्सेप्टर है जो स्वागत कर रहा था उसका। ठीक है, फिर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते थे PGA के, जिसके बाद नेक्स्ट, और इस फर्स्ट स्टेप को हम कहते थे कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन। जस्ट एक रिवीजन करवा रही हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जिसमें H ऐड होता है, इस सेकंड स्टेप को क्या बोलते थे हम? कौन बताएगा ये सेकंड स्टेप क्या होता था? हाँ वेरी गुड, रिडक्शन। गुड प्रभजोत, गुड दीपक, रिडक्शन। तो सेकंड स्टेप था हमारा रिडक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा NADPH यूज हो रहा है और ATP। अब यहाँ पे 12 क्यों लिखा हुआ है? 12 ATP क्यों लिखा है? कौन बताएगा 12 क्यों लिखा है? 6 into 2, वेरी गुड, एक्सेलेंट दीपक। 6 साइकिल चलते हैं ना, 6 CO2 आ रहे हैं, तो 6 वो हो गए और वैसे बनते 2 हैं, तो इसीलिए 6 टन्स। वेरी गुड प्रियांशु, गुड दीपक, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो आप लोग। और ओके, चलिए उसके बाद ये हमारा रिडक्शन हुआ, फिर हमारा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता था, उससे आगे हमारा ग्लूकोज बनता था। ठीक है, इट इज टेकन टू दिस, एंड लास्ट स्टेप था रीजनरेशन। वेरी गुड, थर्ड स्टेप वाज रीजनरेशन। गुड प्रभजोत, यहाँ पर भी ATP यूज हो रही थी। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल है, जनरल साइकिल जो हो रहा है। ठीक है गाइस, रीजनरेशन ऑफ CO2 नहीं, CO2 नहीं रीजनरेट होता, हमारा RUBP रीजनरेट हो रहा है। रीजनरेशन किसकी हो रही है? RUBP की। CO2 तो एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो बताया रीजनरेशन किसका हो रहा है। चलिए, उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया था फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जो है ये डिस्कवर किसने किया था? डिकर एंड टियो ने 1959 में। ये मैंने आपको बताया था, हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारी लीफ है, आपको एक सस्पेंस डाला था ना मैंने लास्ट क्लास में, एक उसके अंदर मीजोफिल सेल है। कौन सा सेल है ये? मीजोफिल सेल, बिल्कुल दीपक, मैं वही बताने लगी थी। मीजोफिल सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो मैंने ये बोला था कि बहुत कड़ी धूप में नेटवर्क इशू हो रहा है, तो पहले का आंसर बाद में हुआ। ओके, कोई बात नहीं अजदान, इट्स ओके, एटलीस्ट आपने बता दिया, वेरी गुड। बहुत तेज धूप में क्या होता था, प्लांट्स क्या कर लेते, अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते थे, बंद कर लेते थे। वेरी गुड दीपक। अब बंद करने से एक फायदा होता था, फायदा क्या था? वेरी गुड स्नेहा, फायदा क्या हुआ इससे? वाटर लॉस कम हो गया। वेरी गुड दीपक, वाटर जो है हमारा वो बाहर जाने से बच गया। वेरी गुड प्रियांशु, लेकिन 2 भारी नुकसान भी हुए थे। 2 भारी नुकसान क्या थे? CO2 लेस O2 मोर। वेरी गुड दीपक, तो जैसे रेडी ही बैठे आंसर्स के साथ, वेरी गुड। CO2 जो है वो नहीं आ पा रही थी और O2 जो है वो बाहर नहीं जा पा रही थी, ये भारी नुकसान हो गया था। वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड प्रदीप, गुड दिशा। सो क्या हुआ था, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रुबिस्को है, मैंने आपको बताया था, ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना, ये ना दोगला इंसान है। मतलब दोगला पता है ना क्या होता है? जो जिसके 2 चेहरे होते हैं। ये क्या करता है, इसका जब तक तो CO2, वैसे तो इसका बेस्ट फ्रेंड CO2 है,
तो जब तक तो इसके आसपास CO2 रहता है, ये CO2 का बेस्ट फ्रेंड बन के रहता है। लेकिन जैसे ही इसके आसपास O2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ये O2 का हो जाता है। मतलब इसका कोई स्टैंड नहीं है। होते ना कई लोग जिनका कोई स्टैंड नहीं होता। पहले अगर CO2 ज्यादा है तो चलो माना, अगर CO2 और O2 बराबर भी होंगे तब भी ये CO2 को ही प्रेफर करता है, ठीक है। लेकिन जब CO2 कम हो गई और ऑक्सीजन बढ़ गई, फिर ये क्या करता है, इसके मन में लालच आ जाता है। फिर ये किसका हो जाता है, फिर ये अपनी सारी अटेंशन, अपना सारा प्यार किसको बांट देता है, O2 को बांट देता है। तो इस टाइम पे रुबिस्को किससे बाइंड करने लग जाता है, ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लग जाता है। क्यों, क्योंकि CO2 तो है नहीं, बहुत कम है। अपने जो माइटोकॉन्ड्रिया की CO2 आ रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, मेन तो बाहर से ही आती है, वो आ नहीं पा रही है। तो इस टाइम पे एक बड़ी ही वेस्टफुल प्रोसेस होती है जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में शुरू होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, रुबिस्को इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद CO2 इट कंबाइंस विद व्हाट, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। वेरी गुड यजदान एंड स्नेहा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और क्या बनाता है, ये जो हमारा RUBP है, जब बहुत ज्यादा ये ऑक्सीजन आती है तो ये रुबिस्को क्या करता है, ये ऑक्सीजन को भी कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्या बना देता है, एक PGA। पहले हमारे 2 PGA बन रहे थे, अब एक PGA बनता है, लेकिन एक कुछ और ही बन गया जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 PGA नहीं बनते अब, वो CO2 के केस में बनते थे, अब एक ही PGA बना, गुड तनीषा, और दूसरा क्या बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये यहाँ पर टिकता नहीं है, ये क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट से कहां जंप मारता है, टू द नेक्स्ट ऑर्गन ऑर्गेनेली कॉल्ड पेरोक्सिसोम। वेरी गुड दीपक। तो सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में RUBP के पास ऑक्सीजन आया, तो रुबिस्को ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोग्लाइकोलेट और हमारे फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि PGA में, 3 PGA। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कहाँ चला जाता है अब नेक्स्ट, पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनेली है ना। उसके बाद ये क्या बनता है हमने ये नहीं सोचना, इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, या हमने इसका ध्यान नहीं देना, ठीक है। फिर उसके बाद ये पेरोक्सिसोम फिर कुछ बनता है, वो आगे कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बच्चे इसको CPM, इसको आपने ऑर्डर में याद करना है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में घूम के आता है। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है, मैं कह रही हूँ कि ये वेस्टफुल है। ये वेस्टफुल क्यों है, इसके 3 रीजंस हैं। देयर आर 3 रीजंस फॉर दिस। सबसे पहला, हम क्या कर रहे हैं, हम तो CO2 को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, हम उसको बाइंड करते हैं, है ना। ये बेचारा RUBP किसका स्वागत करता है, CO2 का स्वागत करता है, मेन तो रोल CO2 का है। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में ये वेस्टफुल क्यों है, क्योंकि इसमें 3 नुकसानदायक चीजें हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि जिस CO2 को हम इतनी मेहनत से पकड़ के ला रहे हैं, यहाँ पर CO2 रिलीज हो जाती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान से देखो, जब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आया, यहाँ पर क्या हुआ, एक CO2 रिलीज हो गई। जिस CO2 को हम बचा रहे थे, जिसका हमने फूड बनाना था, ग्लूकोज बनाना था, इस रिएक्शन में CO2 निकाल दी। एक तो पहले इतनी कम है, ऊपर से जो है उसको भी निकाल दिया, हुई ना वेस्टफुल प्रोसेस। और उसके बाद आते आते यहाँ पर जब वो फिर से क्लोरोप्लास्ट में आता है तो यहाँ पर एक ATP भी यूज होता है। एनर्जी देनी तो क्या है, एक एनर्जी भी यूज कर ली और कुछ बना, ATP यूज हो गई और बना कुछ भी नहीं, ग्लूकोज फिर भी नहीं बना। तो क्या फायदा हुआ इसका, एक तो इसने हमारी CO2 भी खराब करी, हमारी एनर्जी भी खराब की और फूड भी नहीं बनाया, तो हुई ना वेस्टफुल। वेरी गुड याजदान, ये समझ आया वाई फोटो रेस्पिरेशन इज वेस्टफुल प्रोसेस। मैंने कहा था मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इट इज वेस्टफुल क्योंकि ये CO2, 3 रीजन याद रखने हैं, CO2 रिलीज कर रही है, ATP को यूज कर रही है और ग्लूकोज भी नहीं बना रही, फूड भी नहीं बना रही। क्लियर हो गया गुड़िया, वेरी गुड।
ठीक है, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है ना, ये तो एक बहुत मसले की बात हो गई कि प्लांट्स में अब धूप में फिर क्या करेंगे, धूप में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा प्लांट्स का, इसकी प्लांट्स की एनर्जी वेस्ट होगी और फूड भी बनना बंद हो जाएगा इतनी तेज उसमें। ये कब की बात हो रही है, वेरी हाई टेम्परेचर वाले सिचुएशन की बात हो रही है, हॉट टेम्परेचर में। हाँ, वन कार्बन लॉस कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ CO2। कार्बन लॉस नहीं, एग्जैक्टली CO2 ही लूज हो रही है। वन देखो फॉस्फोग्लिसरेट दोबारा से रहा है, तो कार्बन का लॉस तो नहीं हो रहा है ना। समझ रहे हो दीपक, ये फॉस्फोग्लिसरेट तो फिर बन रहा है, तो CO2 रिलीज हो रही है, जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे थे वो CO2 इसमें निकल जाती है। ये तो बहुत गड़बड़ है। तो ये देखो, ये C3 प्लांट्स को ये जो मुसीबत है, ये नुकसान है, ये झेलना पड़ता है। तो अब मैंने आपको बोला था फिर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको कोप अप करने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला है। ठीक है, वो प्लांट्स कौन से हैं, वो है हमारी C4 कैटेगरी। ये C4 प्लांट्स कौन से हैं, ये C4 प्लांट्स वो है जिन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है अपने आप को बचाने का। ठीक है, C3 का पढ़ा हमने, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में CO2 जो है RUBP के साथ कंबाइन करके 6 कार्बन कंपाउंड बनाती है, जो इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है टू फॉर्म 3 कार्बन कंपाउंड। ये दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं। अब इनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है, इसमें फोटो रेस्पिरेशन से हम बच नहीं सकते। तो फिर एक धीरे धीरे इस तरह के प्लांट्स डेवलप इवॉल्व होने लग गए। ठीक है, जिन्होंने अपने आप में एक तरीका बना लिया टू अवॉइड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन्होंने क्या तरीका बना दिया कि हम कैसे फोटोसिंथेसिस में फोटो रेस्पिरेशन को कैसे प्रिवेंट करें। ये है कुछ मेज और सोरगम, ये याद रखना है, मेज एंड सोरगम के प्लांट्स हैं। ये मोस्टली ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। ट्रॉपिकल क्यों, मतलब ये इक्वेटर वाले रीजन में, बहुत गर्मी वाले रीजन में होते हैं। ठीक है, तो इनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं। अब इनको C4 क्यों कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज, C4 साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, सो इनमें इनमें खासियत क्या है, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। C3 एंड C4, हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ गुड़िया। आज हम C4 साइकिल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको C3 और C4 का प्रॉपर डिफरेंशिएशन भी बताऊंगी। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, बाकियों को भी इशू हो रहा है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना दीपक, ठीक है ठीक है। यासान, आपकी साइड पे थोड़ा सा इशू है, जरा देखो बच्चे। आ रही है, ठीक है दिशा, थैंक यू। ओके, अब हमने क्या करना है, एक ये लीफ होती है ना, लीफ का ना क्रॉस सेक्शन लेना है। मैंने क्या करना है, मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब इसको ऐसे काट के सेंटर से, फिर हमने उसका ये जो पतला सा पार्ट होता है ना, उसको देखना है। जब ये कट जाएगी तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा, ये कटा हुआ पार्ट है इसका, हम उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, हम लीफ का कट सेक्शन देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेंटर में वैस्कुलर बंडल होता है। ये सपोज मैंने क्या बनाया, दिस इज अ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जाइलम हो सकता है, फ्लोएम हो सकता है। ये जो हमारे C4 प्लांट्स होते हैं, इन C4 प्लांट्स में यहाँ पर एक खास चीज होती है, ये जो वैस्कुलर बंडल है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इनमें वैस्कुलर बंडल के साइड्स पे ना बिल्कुल चिपके हुए एक सेल्स होते हैं, जो बिल्कुल टाइटली अटैच्ड होते हैं इसके साथ। ये देखो, एक फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, बट ये फ्लावर नहीं है, ये सेल्स हैं जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। किसके अराउंड टाइटली पैक्ड है,
ये पता होना चाहिए। ये सेल्स किसके अराउंड टाइटली पैक्ड है? वैस्कुलर बंडल के, ठीक है, लेयर्स में है और टाइटली पैक्ड है। इन सेल्स की बहुत ज्यादा थिक वॉल होती है। इनकी जो वॉल है, ये मैं थोड़ी मोटी बना देती हूँ। दे हैव अ वेरी थिक वॉल। वेरी गुड गुड़िया। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों है इसमें, देखिए। बिल्कुल प्रियांशु, हाँ, ये बंडल शीथ सेल्स हैं। C4 जो प्लांट्स है ना, इनमें मीजोफिल सेल्स के अलावा एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। दे हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक तो हमारे वही मीजोफिल है, और एक है स्पेशली बीएससी। बीएससी क्या है? बंडल शीथ सेल्स, जो ये येलो वाले बनाए हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जरा सोचिए, मेन दिक्कत किसकी वजह से आ रही है? फोटो रेस्पिरेशन क्यों हो रही है? वाई फोटो रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस? दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत यही है कि ये जो रुबिस्को है ये धोखा कर देता है। हम ना रुबिस्को का नाम देखो, रुबिस्को का नाम क्या है? वेरी गुड दीपक। राइबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ये क्या करता है, जब इसको ऑक्सीजन दिखने लग जाती है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लग जाता है, और सारी प्रॉब्लम तब आती है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड ही ना करे तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब हम क्या चाहते हैं? वी वांट कि रुबिस्को और ऑक्सीजन को आमने सामने आने ही ना दिया जाए। अब हमारी क्या कोशिश रहेगी? ये दो ऐसे प्रेमी है जिनको हमने मिलने नहीं देना, ठीक है। वी वांट कि रुबिस्को कभी भी ऑक्सीजन के आसपास भटके भी ना, मतलब ऑक्सीजन रुबिस्को के आसपास ना आ पाए। तो इसलिए दैट इज वाई ये जो हमारे C4 प्लांट्स हैं, इनमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स आ गए, बंडल शीथ सेल्स। इन सेल्स ने, ये जो हमारे बंडल शीथ सेल्स हैं, इसमें रुबिस्को जो है वो हिडन है। रुबिस्को और ये जो हमारे RUBP, ये दोनों चीजें हैं ना, ये BSC में छुपे हुए हैं। और ये BSC जो है हमारे बंडल शीथ सेल्स, नहीं नहीं, रिलीज वाला पॉइंट नहीं देखेंगे। हमने ये देखना है कि ये जो बंडल शीथ सेल्स है, ये देखो, इसके बाहर बहुत थिक वॉल है। ये बहुत थिक वॉल क्यों है? जैसे कि दीपक ने कहा था, इम्परवियस टू गैसेस। ना ही इसमें ऑक्सीजन आ सकती है, ना ही इसमें CO2 आ सकती है। ये जो बंडल शीट सेल्स है, इनकी थिक वॉल है, इसका मतलब क्या है कि ना ही इसमें ऑक्सीजन एंटर कर सकती है, ना ही CO2 एंटर कर सकती है, ठीक है। और इसके बीच में कौन छुप के बैठा हुआ है? इसके बीच में कौन छुपा हुआ है? RUBP एंड रुबिस्को। चलो, हमारा एक काम तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तक नहीं आ पाएगा। इनको तो हमने अलग कर लिया, ठीक है। फिर देखेंगे कि CO2 कैसे आती है, वो हम बाद में देखेंगे। बट एक हमारी जो सिरदर्दी थी, ये सॉल्व हो गई कि बंडल, ये जो हमारा रुबिस्को है, ये अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो नहीं आ पाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो इनमें ये जो हमारा बंडल शीथ सेल्स हैं, ठीक है, इनकी जो थिक कवरिंग है, जो थिक वॉल है, ये क्यों है? ताकि इनके अंदर एक तो रुबिस्को छुपा हुआ है, और थिक कवरिंग इसलिए है ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। नेट इशू हो गया था। देखिए प्रियांशु, मैंने ये बताया कि जो C4 सेल्स हैं, C4 सेल्स में, C4 प्लांट्स में दो तरह के सेल होते हैं। मीजोफिल सेल्स तो होते ही होते हैं, उसके अलावा बंडल शीथ सेल्स होते हैं। ये बंडल शीथ सेल्स कहाँ हैं? वैस्कुलर बंडल के साथ चिपके हुए हैं। प्लस इनकी जो वॉल्स है वो बड़ी थिक होती है। ये थिक वॉल क्यों है? इट मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैसेस, यानी कि कोई भी गैस CO2 और O2 इसमें नहीं आ सकती। और इसके अंदर रुबिस्को छुप कर बैठा हुआ है। इससे क्या होगा? रुबिस्को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ सकेगा। ये समझ आया? बंडल शीट सेल्स के बारे में हमने दो चीजें क्या पढ़ी हैं? एक तो दे आर टाइटली अटैच्ड टू वैस्कुलर बंडल। टाइटली अटैच्ड टू व्हाट?
और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दे हैव थिक वॉल। थिक वॉल से क्या हो रहा है, दे आर impervious टू गैसेस, impervious टू गैसेस। समझ आया? चलिए, ये बंडल शीट सेल्स इनमें प्रेजेंट है। अब हमें ये तो पता लग गया कि ऑक्सीजन हमारे रुबिस्को के पास नहीं आ सकती, ठीक है। अब ये इनके साथ में जो मीजोफिल, अब ये भी पूछो मैम मीजोफिल सेल्स कहाँ है, मीजोफिल सेल्स यहाँ पर नॉर्मली प्रेजेंट है। ये ब्लू वाले कौन से हैं, ये हमारे मीजोफिल सेल्स हैं। तो देखिए, मीजोफिल सेल्स में तो C3 साइकिल चलता है, तो जो ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन मीजोफिल सेल्स तक तो जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन बंडल शीट सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, ये पता लगा। अब क्वेश्चन है कि भाई CO2 भी नहीं पहुंच पाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो CO2 भी नहीं पहुंच पा रही। अब CO2 कैसे रीच कर रही है, बंडल शीट सेल करवाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि रुबिस्को को हमने CO2 से तो रिएक्ट करवाना है। समझ आ रहा है, कोई ऐसा जिसको समझ ना आ रहा हो? अब CO2 कैसे रीच करेगी, O2 तो नहीं कर सकती, CO2 को तो करवाना है, तो इसके लिए हमारा C4 साइकिल होता है। अब C4 साइकिल को अगर आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे ऊपर है हमारा नॉर्मल मीजोफिल सेल। ध्यान से देखना, अब आप लोग ना इसको साथ के साथ बना लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ये मैंने क्या बनाया है, मीजोफिल सेल बना दिया। नीचे मैं बना रही हूँ बंडल शीट सेल, नीचे मैंने बनाया बंडल शीट सेल एंड दैट टू विद अ वेरी थिक आउटर कवरिंग। समझ जाओगे ना, ये बंडल शीट सेल है क्योंकि इसकी बहुत थिक आउटर कवरिंग बनाई है मैंने। BSc लिख रही हूँ अब मैं, समझ जाना सब। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? रिएक्शन नहीं आ रहा था कोई, मैं इसलिए सोच रही थी। ठीक है ठीक है, ऐसे याद दिलाते रहा करो कि सो तो नहीं गए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हमने देखा कि CO2 जो है मीजोफिल तक तो पहुंच रही है ना, CO2 मीजोफिल तक तो आ रही है। अब यहां पर क्या होता है, जो CO2 है इसको रिसीव करने के लिए यहाँ मीजोफिल सेल्स में एक हमारा कंपाउंड होता है जिसका नाम है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहां पर रिसीव करने के लिए RUBP नहीं है, क्योंकि RUBP कहां पर है, RUBP और रुबिस्को कहां पर है, छुपे हुए हैं वो तो BSc में। वेरी गुड। RUBP और जो रुबिस्को है हमारा, ये तो यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्वागत करने के लिए हमारा रुबिस्को नहीं है, RUBP नहीं है, यहाँ पर स्वागत करता है एक नया ही कंपाउंड जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या नाम है इसका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वेरी गुड प्रदीप, गुड दीपक। ठीक है, तो ये क्या करता है, अम, सबसे पहले ये CO2 को नहीं ऑब्जर्व वो करता, एक मिनट देखिए, CO2 को नहीं रिसीव करता। ये CO2 जो है यहाँ पर, ये वाटर के साथ जब अटैच करके क्या बना देती है, आपको पता है ना, ये कार्बोनिक एसिड बनता है। दिस कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन पता है, तो ये CO2 जो है ये मेसोफिल सेल में बाइकार्बोनेट आयन बना लेती है, क्योंकि CO2 गैस तो गैसियस फॉर्म में इसका बेचारे का पार उतारा नहीं होने वाला, इसने बाइकार्बोनेट आयन बना लिया। इस बाइकार्बोनेट आयन को रिसीव करता है PEP, CO2 को नहीं कर रहा है। ये CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भेस बदल के आ रही है। अब देखो, अभी हमारे CO2 को क्या करना पड़ेगा, भेस बदलना पड़ेगा, इसको अपना रूप बदलना पड़ेगा, भेस बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगी, ये बाइकार्बोनेट का रूप ले लेगी। ठीक है,
और ये फिर अब पीईपी इसको क्या करेगा, अरे ये कौन सा टाइम है क्लास ज्वाइन करने का, आई कैन सी बहुत सारे बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, ये कौन सा टाइम हुआ, टाइम पे आया करो बच्चों। निमेश जी, पीईपी जो है लिंक नहीं देखा था, अरे ऐसे तो आपने इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दी ना आज। चलो फिर इसने रिसीव कर लिया बाइकार्बोनेट को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्केज, एंजाइम क्या है, पेप्केज, पीईपी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पेप्केज एंजाइम है। इस एंजाइम ने, अब ये जो एंजाइम है ना, अब आप लोग कहोगे कि ये रुबिस्को जैसा नहीं है, जो पेप्केज है ना इसकी खासियत है, ये पेप्केज जो है इट इज नॉट लाइक रुबिस्को। रुबिस्को क्या करता था, CO2 है तो CO2 का, O2 है तो O2 का, ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, it does not bind with, very good निमेश, it does not bind with O2, ठीक है, binds only with CO2, इसको कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वन वुमन मैन है, ठीक है, जिसको सिर्फ, जिसकी लाइफ में सिर्फ एक ही वो है जो है CO2, दैट्स इट, ये किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, ठीक है। तो ये क्या करता है, फॉर्म करता है एक अनदर कंपाउंड जिसका नाम है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। व्हाट इज दिस OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, सो देखिए ये जो पीईपी है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है, 3 कार्बन का बना होता है, इसमें एक कार्बन और ऐड हो गई, तो अब हमारा ये जो ऑक्सैलो एसिटेट है ये कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। अब जब इसको बंडल शीट सेल्स में जाना है, ये एज इट इज नहीं जा सकता, इसको एक और रूप बदलना पड़ेगा, इसको किसकी फॉर्म लेनी पड़ेगी, मैलिक एसिड, मैलेट की। ये मैलेट में चेंज होकर अब मैलेट की एंट्री होती है बंडल शीट सेल्स में, बंडल शीट सेल्स किसको अलाउ करते हैं एंट्री, मैलेट की। तो देखा, बंडल शीट सेल में पहुंचने के लिए CO2 को क्या जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है उसको, पहले बाइकार्बोनेट में बदला, फिर पीईपी के साथ बाइंड किया, फिर ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, फिर उसके बाद मैलेट बनाया, अब मैलेट को जाकर मुश्किल से एंट्री मिली है हमारे बंडल शीट सेल्स में। ये मैलेट जो है ये अपना बंडल शीट सेल्स में आकर CO2 रिलीज कर देता है और बना लेता है पायरुवेट, एक CO2 लूज करके क्या बना देता है, पायरुवेट। OAA कैसे बना, ये पेप्केज जो है ना, देखिए पायरुवेट, ये जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट था पीईपी, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था, जब बाइकार्बोनेट की एक और कार्बन आई तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। दिस 4 कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सैलो एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर हमने नहीं करना, ठीक है, वैसे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। सो अब ये मैलेट ने बंडल शीट सेल में आते ही क्या किया, अपना CO2 लूज कर दिया, वो CO2 किसने पकड़ लिया, वो CO2 किसने पकड़ लिया, रुबिस्को ने। अब रुबिस्को ने जो ये CO2 को पकड़ लिया, अब इसने पूरा का पूरा कौन सा साइकिल चलाएगा, अब ये CO2 के साथ कौन सा साइकिल चलाएगा, C3। तो देखिए ये चीज आपने याद रखनी है, ये हमारा C4 साइकिल था, ये जो पायरुवेट बना, ये पायरुवेट फिर से चला जाएगा मीसोफिल सेल में और पीईपी बना देगा। तो ये वाला साइकिल जो है हमारा, ये वाला, दिस इज C4 साइकिल, ये जो नीचे चल रहा है दिस इज C3 साइकिल। तो C4 प्लांट्स में C3 तो होता ही होता है, बोथ C3 एंड C4। C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 होगा, लेकिन C4 में C3 और C4 दोनों साइकिल होंगे। ये चीज समझ आई सबको, समझ आया सबको, ठीक है। अब चाहे जितनी मर्जी ऑक्सीजन यहाँ पर मंडराए, उस ऑक्सीजन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इस तरह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी, इवन इफ बहुत तेज गर्मी भी पड़ जाए,
ठीक है। पीईपी का फंक्शन, पीईपी इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। इस केस में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है? ये जो रीजनरेशन वाला स्टेप होता है, इस पे एक एनर्जी यूज होती है। कौन से पेन से बनाओ, येलो से बना देते हैं। इस स्टेप में जब वो रीजनरेट हो रहा होता है, इस दौरान एक एटीपी लगती है। माना C4 साइकिल में एक एक्स्ट्रा एटीपी लग रही है, लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन का नुकसान हो रहा है उससे तो बहुत बेहतर है ये। एक एटीपी रीजनरेशन के स्टेप में यूज होती है, बट इट इज फार मोर बेनिफिशियल एंड बेटर देन नुकसान कॉज्ड बाय फोटो रेस्पिरेशन। तो C3 साइकिल का प्राइमरी एक्सेप्टर और C4 का प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पता है? कंफ्यूजन तो नहीं होगी? ये C4 क्लियर हुआ? बहुत इजी है। C4 हो रहा है तो साथ के साथ C3 भी होगा, क्योंकि फूड जो है, फूड तो इससे बनना है ना इवेंचुअली। फूड तो C3 से बनना है। नो कंफ्यूजन दीपक, बिल्कुल क्लियर। बाकी भी बता दीजिए बच्चे, क्लियर है बिल्कुल? C3 का रुबिस्को नहीं है, C3 का RUBP है। ठीक है, और इसका PEP है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अरे दैट्स गुड। ये पूरी क्लास में चाहे बच्चे 20 रहते हैं, बट 20 के 20 सुनते हैं, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। आपको ये पहले ये बताओ, ये फोटोसिंथेसिस लगा कैसे? मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बॉटनी पसंद नहीं होती नॉर्मली, बॉटनी से डरते हैं, या बॉटनी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज है यार। मतलब मोस्टली बच्चे एनिमल फिजियोलॉजी पसंद करते हैं, है ना? लेकिन आई थिंक कि जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, नहीं समझ आता ना गायत्री, नॉर्मली इंटरेस्टिंग नहीं लगती। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को इतने इंटरेस्टिंगली ना, आपको सीरियसली ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं +1 में थी ना, इतने अच्छे से ना हमें भी नहीं पढ़ाया गया था। तो आई थिंक यू गाइज आर वेरी लकी कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ सिर्फ बिना मतलब की, मैं सच में अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि मैं ऑफलाइन ट्यूशन ही जाती थी उस टाइम, तो ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह कम होती थी, है ना? लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को जिस तरीके से कलरफुल तरीकों से बताया जा रहा है, ये चीज बहुत बेनिफिशियल है। आप लोगों को ऐसा लगता है? प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी लगती है, उससे पहले वाली रट्टा मारने वाली लगती है। हाँ बिल्कुल, है ना? लगता है ना आप सबको? अच्छा, ऑल द बेस्ट निमेश जी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बस प्लांट फिजियोलॉजी के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन के बाद एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे, है ना? एनिमल किंगडम्स, किंगडम्स तो भाई आई कैन अंडरस्टैंड। डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन आपको कट है ना, डाइजेशन हम बाद में करेंगे करेंगे, बट अभी आपके सिलेबस वाले चैप्टर्स करवाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला बच्चा देखा है जो बोल रहा है कि प्लांट पसंद है एनिमल के कंपैरेटिवली। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आप लोगों को पढ़ाया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जा रहा है, तो इंटरेस्टिंग बनता है बोलना, क्योंकि आप लोग कह नहीं सकते कि हमें प्लांट फिजियोलॉजी बोरिंग लग रही है। आप लोग सच में नहीं कह सकते, है ना? नहीं कहोगे ना? याजदान, यस। देखिए, अगर हमारा सिलेबस टाइम पे चलेगा ना, अब जैसे आप लोगों की 6 आवर क्लास है, आप लोगों ने 6 आवर चूज किया है ना, तो आप लोगों का ना मैं गारंटी नहीं दे सकती। अगर आपने 12 आवर चूज किया होता तो फिर दैट वुड हैव बीन पॉसिबल। हाँ जी गायत्री, ब्रीदिंग होगा। अब खुद सोचिए ना, 6 आवर में क्या, सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासेस लगती हैं, उसमें सिर्फ सेकंड टर्म ही कंप्लीट हो जाए, इतना ही बहुत है। बाकी हाँ, बीच में छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर कवर किया जा सकता है। निमेश जी का तो ग्रुप ही नहीं है। निमेश, आपने मुझे मैसेज किया अपना स्टूडेंट आईडी वगैरह? मैं आपको ग्रुप में डलवाऊंगी फिर। हाँ, भूल गए, वेरी गुड। हाँ जी गायत्री, इफ यू वांट आप ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है। देखो, आफ्टर ऑल हम भी चाहते हैं कि आपका बेनिफिट हो। इफ यू वांट यू कैन टेक। आप मुझे अपना नाम, स्टूडेंट आईडी और अपनी प्रॉब्लम कि आई वांट टू कन्वर्ट इनटू 12 आवर एक बार लिख के भेजो, मैं बात करके देखूंगी आगे। ठीक है, हो जाए तो बेस्ट है, इफ यू रियली आर विलिंग टू डू दैट। नहीं तो जबरदस्ती तो नहीं है, बट अगर आप चाहते हो। ठीक है, मुझे एक बार अपना, मुझे रिमाइंड कर देना, मैं आगे भेज दूंगी।
अभी क्या होगा ना, क्लास के बाद मैं भूल जाऊंगी, इसलिए आप मुझे मैसेज याद कर दिया, निमेश जी आप भी डालो मैसेज, फिर मैं भी भूल जाती हूँ। ठीक है, चलिए। वन ऑफ माई फेवरेट क्लास है ये, बड़े ध्यान से सुनती है, मजा आता है पढ़ाकर। चलिए, तो हमने ये C4 क्लियर हो गया। तो बेसिकली मैलेट का रोल क्या है यहाँ पर? मैलेट का रोल क्या है कि जो हमने CO2 को कैप्चर किया है, ये CO2 किस फॉर्म में एंटर होती है? CO2 एंटर्स BSC इन द फॉर्म ऑफ, एक मिनट यहाँ नहीं लिखते, एंड में लिखते हैं। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके 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 ओके। अच्छा गुड़िया ने VMC पूछा था, ठीक है ठीक है। विद्या मंदिर क्लासेस, सो जो CO2 है एंटर्स BSC इन द फॉर्म ऑफ मैलेट, ये याद रखना है। वो एज CO2 के फॉर्म में नहीं, वो बेस बदलती है, पहले वो बाइकार्बोनेट का बेस बदलती है, फिर रिएक्ट करके ऑक्सैलो एसीटेट बना, फिर मैलेट का बेस बदल के फाइनली मंडल शीट में एंटर करती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने, एक फोटोलिसिस वाला जो स्टेप है, फोटोलिसिस जो है वो BSC में बिल्कुल भी नहीं होती है। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि अगर यहाँ पर फोटोलाइसिस होगी तो क्या होगा, वाटर से ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाएगी और ऑक्सीजन फिर बंडल शीट सेल्स में पहुंच जाएगी, जिससे बचा रहे थे वो फिर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि BSC में फोटोलाइसिस बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वाई? बिकॉज हमारे BSC में जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो ए ग्रैनल होते हैं। बंडल शीट सेल्स हैव ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। अब आपको इतने डिटेल में तो नहीं जाना, बस सिर्फ इतना याद रखना है कि जब फोटोलाइसिस होनी होती है, हमने तो ये पढ़ा ना कि थाइलाकॉइड के अंदर होती है। इतने पेजेस लग गए, कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख देती हूँ एक नए पेज पे। थाइलाकॉइड में हम पढ़ते थे कि थाइलाकॉइड में तो सारा कुछ हमारा फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 होता है, सब कुछ होता है ना। यहाँ PS2 था, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता था, PS1 था, यहाँ पर फोटोलाइसिस हो रही थी। लेकिन ये तभी होती है जब ये थाइलाकॉइड ग्राना की फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर थाइलाकॉइड अकेला प्रेजेंट होगा ना तो फोटोलाइसिस नहीं होगी। ये फोटोलाइसिस तभी होती है ओनली इन ग्राना, तभी हम ग्राना वर्ड बोलते हैं। हाँ, नो डाउट हम ये कहते हैं कि लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है, बट हम ग्राना वर्ड क्यों यूज करते हैं कि थाइलाकॉइड अकेला नहीं, ग्राना के फॉर्म में होगा तो फोटोलाइसिस होगी। बंडल शीट सेल्स में क्या होता है? बंडल शीट सेल्स में सिर्फ थाइलाकॉइड्स होते हैं, इट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्राना, तो वहां पर फोटोलाइसिस नहीं होती। बंडल शीट सेल्स में सिर्फ ग्राना होते हैं, इसलिए फोटोलाइसिस नहीं होती यहाँ पे। समझ आया? तो आप ये सोच सकते हो ना कि फोटोलाइसिस से ही ऑक्सीजन बन जाएगी तो अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी क्योंकि फोटोलाइसिस होती ही नहीं है BSC में। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये C4 फोटोसिंथेसिस का हमने पढ़ लिया। आप ये देख सकते हैं बंडल शीट से, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं इस डायग्राम से कि क्या हो रहा है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, PEP इसको रिसीव करता है, OAA बनाता है, फिर मैलेट से एंटर करता है। ये C4 का मतलब है 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर ये हमारा C4 प्लस C3 साइकिल चलता है। अब इसके बाद एक और किस्म के प्लांट्स होते हैं। ये तो थे जो बहुत गर्मी में रहते हैं। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, ड्राई मतलब डेजर्ट वाले एरियाज, वहां पर क्या होता है,
लाइक डेजर्ट एरियाज में क्या होता है, सूखा, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने कसम खाई होती है कि हमने दिन में स्टोमेटा बंद रखने हैं। ठीक है, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, कीप स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। पता है ना आप लोगों को ये चीज? ये हमारी लीफ है। 100% हो गया। ओ चलो कोई बात नहीं, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ये हमारा स्टोमेटा है, ये ओपन नहीं, ये क्लोज होता है इनका। हाँ दीपक, मैं वही बताने लगी हूँ। तो अब क्या होता है, इनकी क्या दिक्कत है, सीफोर को हैशन फ्लैग पाथवे भी बोलते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, तो क्या होता है, CO2 अंदर नहीं आ पाती ना, O2 बाहर जा पाती है। ठीक है, ये मोस्टली किन में होता है, कैक्टस वगैरह आपने देखे होंगे, ओपनशिया हमारा कैक्टस हो गया, इनमें मोस्टली होता है, ये जो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनमें। ठीक है, सो इनके लिए क्या है देखो, अगर ये स्टोमेटा खोलेंगे, इनके लिए तो एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, अगर ये स्टोमेटा खोलेंगे तो क्या होगा, इनका पानी जो H2O है वो बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा। अगर ये स्टोमेटा नहीं खोलते तो CO2 नहीं आएगी, CO2 नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा। इन्होंने, इनका तो मतलब कह लो, इनके तो डेस्टिनी में दोनों तरफ से मरना ही लिखा है। स्टोमेटा खोलेंगे तो पानी सारा चला जाएगा, बेचारे प्यास के मारे मर जाएंगे। CO2 बंद रखेंगे तो CO2 नहीं आ पाएगी, सॉरी स्टोमेटा बंद रखेंगे तो CO2 नहीं आ पाएगी, फूड नहीं बनेगा। ये क्या करें, इनके लिए तो बहुत बड़े मसले की बात हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, इनका अलग ही एक तरीका इन्होंने निकाला है अपने आप को सरवाइव करवाने का। ठीक है, वो क्या तरीका है, ये क्या करते हैं, ये अपना स्टोमेटा रात को खोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट। क्या तरकीब चलाई, ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट, या इसको स्टोमेटा ओपन एट नाइट ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ी इंग्लिश, इंग्लिश भी अच्छी लिखनी है ना। हाँ, मोस्टली वैसे तो स्टोमेटा लीफ के नीचे सरफेस पर ही होते हैं। स्टोमेटा ओपन एट नाइट। अब रात के टाइम पे खुलेंगे, दिन के टाइम पे क्लोज्ड है, दिस इज ड्यूरिंग डे, डे टाइम पे क्लोज्ड है। ठीक है, नाइट पे क्या हुआ, हाँ बिल्कुल, नाइट पे थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाता है, उस टाइम ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। नाइट के टाइम पे क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गया, ओपन हो गया। अब क्या होगा, ये बाहर कौन इंतजार कर रहा है इसका बेसब्री से, CO2। तो रात को CO2 एंटर कर जाता है। अब जब CO2 रात को एंटर करता है, वो बेचारा देखता है कि मेरे तो यहाँ पे स्वागत के लिए कोई है ही नहीं, क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन तो हो नहीं रहा रात को, ना ही डार्क रिएक्शन हो रहा है। ये तो उदास हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत से, इतनी मेहनत करके अंदर आया भी, ठीक है, अब मेरा तो यहाँ पे कोई स्वागत ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट होता है इनके मीजोफिल सेल्स में, बिल्कुल बिल्कुल निमेश। तो यहाँ पर ये जो PEP होता है ना, वही सेम, ये PEP इसको CO2 को स्वागत करता है, आसरा देता है कि नहीं भाई मैं हूं, और कोई नहीं है तेरे स्वागत के लिए, तो मैं हूं, कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, पेप्केज। पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में वही सेम जो हमने C4 में देखा था, क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सैलो एसीटेट से क्या बनेगा, मैलेट। अब ये मैलेट जो है, ये मैलेट निकल जाएगा बाहर और चला स्टोर हो जाएगा जाकर एक ऑर्गेनली जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल। तो यहां पर हमारा जो मैलेट है, हमारा मैलेट यहाँ पर स्टोर हो गया। तो रात को क्या किया, रात को CO2 आ गया, CO2 को एंट्री दिलवा दी, CO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैलेट में कन्वर्ट करके कहां पर छुपा कर रख दिया, वैक्यूल में स्टोर करके रख दिया। फिर जब नेक्स्ट डे सूरज चढ़ेगा तो उस टाइम CO2 तो आ नहीं पाएगी बाहर से, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है बाहर से CO2 बुलाने की, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मैलेट है। ठीक है, तो मैलेट क्या करेगा, ये फिर वापस आ जाएगा
दिन के टाइम में, और वही सेम जो हमारा रिएक्शन था C3 साइकिल चलाएगा, C3 के बाद पीईपी रीजनरेट हो जाए और यहाँ से हमारा ग्लूकोज यानी कि फूड बन जाए। तो इनका जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आया? आई थिंक गायत्री का नेट खत्म हो गया 100%। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पाथवे को हम कहते हैं कैम पाथवे। कैम मतलब क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, इन प्लांट्स को बोलते हैं कैम प्लांट्स। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गया कि मैंने आपको जो बंडल शीट सेल्स कराया था तो उसमें ये बताया था कि इंडिविजुअल इन सेल्स को बंडल शीट सेल्स बोलते हैं, और इनकी जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ बंडल शीट सेल्स को हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। ये जिस तरह से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ फ्लावर की शेप में, इसको क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद करने वाला था, ये बीच में रह गया था। ठीक है, इसके बाद हमने कैम पाथवे कर लिया। ये सर्कुलेंट जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो बिल्कुल ड्राई एरिया में रहते हैं, जिनको अपना पानी लूज करने का बहुत डर लगा रहता है। ठीक है, तो ये अपने स्टोमेटा दिन में क्लोज रखते हैं, रात को खोलते हैं। ठीक है, सो दे हैव अ स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये क्या होता है, जो रात को खुल जाता है और दिन में बंद रहता है। ये समझ आया? मैलिक एसिड जाके वहां पर वैक्यूल में स्टोर होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लेंगे। तो उस बाद ये बहुत आसान सा टॉपिक है, दिस आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग ये खुद से पढ़ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कौन कर रहा है। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड कर रही है, तो जैसे जैसे हम ज्यादा लाइट देते रहेंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना, एक मैक्सिमम लिमिट जब अटेन हो जाएगी, एक मैक्सिमम लिमिट जब अटेन कर लेंगे लाइट की, उसके बाद चाहे लाइट जितनी मर्जी बढ़ी जाए, फोटोसिंथेसिस पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये ग्राफ देखिए पहले वाला। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन फिर जब 38% लाइट इंटेंसिटी मिल गई, उसके बाद प्लांट्स को चाहे जब जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, फिर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो स्टेबल हो गया, सेम हो गया। टेम्परेचर देखा जाए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी, उससे कम करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिरेगा। बड़ा इजी है ये तो आप ग्राफ सब इजीली पढ़ सकते हो, इतना लेवल आपका आई होप कि अटेन हो चुका है ना। उसके बाद CO2, ऑब्वियसली CO2 जितनी कम उतनी फोटोसिंथेसिस कम, जैसे CO2 बढ़ती जाएगी वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। 0.1% से ज्यादा अगर बढ़ाएंगे हम CO2 तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फोटो ऑक्सीडेशन भी होने लग जाएगी, बट हाँ मोस्टली जो पिगमेंट्स हैं वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तभी हमने पढ़ा था ना, ये जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम हद से ज्यादा लाइट इंटेंसिटी देंगे तो हो फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स हो गए जैसे क्लोरोफिल किसी लीफ का खत्म हो गया, लीफ की सेनेसेंस मतलब एजिंग हो गई, तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये कम हो जाएंगे। शुगर बन रही है, फूड बन रही है, फूड अगर सेल में एक्यूमुलेट ही हो ही जा रहा है, यूज ही नहीं हो रहा है, इकट्ठा ही हो जा रहा है, इकट्ठा ही हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी कि भाई हम जो खाना बना रहे हैं वो यूज तो हो नहीं रहा है, इससे अच्छा खाना बनाना कम कर दो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। अगर क्यूटिकल, क्यूटिकल पता है क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है लीफ के बाहर। ठीक है, अगर वो बहुत थिक होगी, गैसेस अच्छे से आ जा ही नहीं पाएंगी, तो वो भी दिक्कत है लीफ के ऊपर। हाँ हाँ, लीफ में नीचे ज्यादा होते हैं स्टोमेटा, बिल्कुल। सनलाइट में होगा या व्हाइट लाइट या क्या, क्या कह रहे हो आप निमेश?
जैसे कि आप निमेश जो कह रहे हो, कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते भी हैं, ठीक है। जैसे कि हमने रेड और ब्लू लाइट पढ़ा था, रेड और ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है एज कम्पेयर टू ग्रीन, ठीक है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, वाटर सफिशिएंट होगा, मिनरल्स प्रॉपर मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। ये आपको स्कूल में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस फैक्टर से फोटोसिंथेसिस बढ़ सकती है, किन किन फैक्टर से कम हो सकती है, ठीक है। तो ये तो आप ये सब आप पढ़ सकते हो। आई होप कि दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो आपने बस रीड करना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। चलिए तो एक बार थोड़े से क्वेश्चंस आंसर करते हैं जल्दी से। मुझे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। बीबीबी बच्चे आपको ग्रुप में मिल जाएगी अभी इस वीक ही। हाँ बिल्कुल, इनको फोटोन से मतलब है, तो रूम की लाइट में भी प्लांट ग्रो करेंगे बिल्कुल। लेकिन हाँ, सनलाइट में ज्यादा पावर होती है, एनर्जी होती है, तो ऑब्वियसली प्लांट सनलाइट में ज्यादा करते हैं। लेकिन रूम की लाइट में भी प्लांट फोटोसिंथेसिस हो सकता है बिल्कुल। वेरी गुड दिशा, RuBp फॉर C3 एंड PEP फॉर C4, वेरी गुड। कैल्विन पाथवे अकर्स, ABCD, सेकंड का आंसर, फर्स्ट का सबने सही दिया। कैल्विन पाथवे कह रहे हैं कि C3 में होता है, शाबाश। अरे, एक ने गलत देना शुरू किया, सबने गलत 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 कर दिया। इंटेंसिटी इंक्रीज कर देंगे रूम लाइट की तो फिर हाँ बिल्कुल फोटोसिंथेसिस भी इंप्रूव हो जाएगी। सी, अब सबका वो हुआ। सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा, चाहे वो C3 है चाहे वो C4 है। क्यों? केल्विन इज C3, C3 पाथवे तो सब में ही हो रहा है ना, सब में हो रहा है। हाँ बैक्टीरिया में भी, बट यहाँ पर चलो प्लांट्स की बात हो रही है तो हम एल्गी और बैक्टीरिया तो चलो ऑप्शन में नहीं है तो हम उसको वो कर सकते हैं, बट जो ऑप्शन में है वो तो यही बनता है, समझ आ गया। चलिए लास्ट, थर्ड। मल्टी लेयर्ड बिल्कुल सही है, बहुत लेयर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये भी सही है। थिक वॉल भी सही है, गलत क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेसेस नहीं होती हैं। वेरी गुड निमेश, वेरी गुड एवरीवन। चलिए, तो ये छोटा सा एक टेस्ट लिया था मैंने जस्ट टू चेक। बाकी अब आप ऑल द वेरी बेस्ट, इसको अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर को, ठीक है। थोड़े से बीपीपी मिलेगी, उसको सॉल्व करना एंड अच्छा अच्छा टेस्ट देना, ठीक है गाइस। कैसा लगा ये चैप्टर आपको? फाइनली हमने फिनिश कर दिया, अब रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। हाउ वाज द चैप्टर? अच्छा था, इजी था? चलिए वेरी गुड।